हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाई थी और उसकी कंडीशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम स्पेशल गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। हम 3 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको पहला अनुप्रयोग सिखाएंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कि पहला अनुप्रयोग हमारा है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो व्यंजक हम स्थापित करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। और हम आपको जो टेक्निक के द्वारा समझाएंगे उसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो आपको ये जो डेरिवेशन है ना बहुत ही सरल लगने लगेगा। देखिए, डेरिवेशन तो बड़ा है, लेकिन मैं आपको जो टेक्निक दूंगा उस टेक्निक के द्वारा डेरिवेशन बहुत ही सरल बन जाएगा। इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठें और जैसे हम आपको जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बड़ा सा डेरिवेशन कितना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है हमारा, ध्यान दीजिएगा। गॉस का अनुप्रयोग, गॉस का अनुप्रयोग देखिए, यहाँ पर हम गॉस के अनुप्रयोग बताएं, जिसे हमने आपको वहाँ पर बताया था गॉस की प्रमेय में कि जो फाई ई होता है, इसका कथन पर बात करें तो फाई ई क्या होता है, Q/F के बराबर होता है। यानी ये हमने आपको पीछे पढ़ाया था, यानी किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/F गुना होता है। ये हमने आपको पीछे बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम गॉस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो कि पहला टॉपिक है हमारा सीधे आवेशित तार के कारण। यानी क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है। ऐसे पूछ लेता है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कुल मिला के आपको वहाँ पे मतलब एक सीधे तार के कारण जरूर पूछेगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सिचुएशन को समझें अच्छे से। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम डेरिवेशन को करने का जो मेरा आसान तरीका है, हम एक वर्किंग स्टेप आपको बताते हैं। वो वर्किंग स्टेप आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिससे डेरिवेशन आसान हो जाए। देखिए, वर्किंग स्टेप में क्या है, यहाँ पे जो हम आपको अलग से वर्किंग स्टेप दे रहे हैं उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। वर्किंग स्टेप में सबसे पहले हम यहाँ पर आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवेश निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम होगा आवेश निकालना। यानी जो हम 3 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, तीनों का सबसे बढ़िया हमें एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आवेश की गणना करेंगे। तो आवेश बराबर क्या निकालेंगे? आवेश घनत्व निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आप अच्छे से समझिए। उसके बाद जब अनुप्रयोग करेंगे तो इसी का हम हेल्प लेंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कितना सरल लगने लगेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे हम आवेश। आवेश निकालने के लिए हम आवेश घनत्व, फिर गुणे लंबाई। ध्यान दीजिएगा, यानी लंबाई, यदि इसकी लंबाई पता है तो लंबाई का गुणा करेंगे। यदि लंबाई चौड़ाई दोनों पता है तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पता है तो उसका हम आयतन निकालेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम यहाँ पर फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या का मतलब फाई ई यहाँ पर हमको निकालना है। तो फाई बराबर होता है E/ds cos थीटा। ये सभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। फिर तीसरे स्टेप में हम निकालेंगे, यहाँ गॉस की प्रमेय में यहाँ पर रख देंगे। गॉस की प्रमेय का जो हमारा सूत्र है, फाई ई इक्वल टू Q/F। यहाँ भी हम ये तीसरा फार्मूला
प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं उसको वो ध्यान से आपको समझना है कि सबसे पहले हम आवेश की गणना करेंगे, उसके बाद हम फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम गॉस की प्रमेय में उसको रख देंगे। ये हमारा स्टेप है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हम Q का मान निकालेंगे वो लाकर यहाँ पुट कर देंगे, उसके बाद जो हम फाई E का मान निकालेंगे वो लाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम फाई E का मान निकालें तो हो जाएगा E ds cos थीटा, तो यहाँ पे जो Q का मान आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या करना है, आपको E को रोक लेना है, बाकी सभी को ट्रांसफर कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आसानी से करेंगे, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको पहला एप्लीकेशन समझा रहे हैं, वो ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एप्लीकेशन यहाँ हमारा क्या होगा, देखिए जो हमारा पहला होगा यहाँ पर वो होगा सीधे लंबे आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पर हम 3 अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे सीधे लंबे आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर हम समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक गोलीय चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पहला आपको समझा रहे हैं, जो कि आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार लेना है। ये तार है वो अनंत लंबाई का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने L सपोज किया है, इसको हमने L मान लिया है। अब इस तार का जो आवेश घनत्व है इसको हमने लैम्डा लिया है, मतलब तार का जो आपका आवेश घनत्व होगा उसको आपको लैम्डा ले लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चालक तार को प्लस क्यों आवेश देते हैं, मतलब इस तार को हम क्या करते हैं, प्लस आवेश देते हैं। तो ये क्या करेगा, अपनी चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हम कल्पना के आधार पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा वो हम बेलनाकार मानते हैं, ठीक है ना। नहीं बेलनाकार क्यों मानते हैं अभी हम आपको बताएंगे आगे से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार आकृति की कल्पना करते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार आकृति की आपको कल्पना करनी है। ऐसे ऐसे आपको एक बेलनाकार आकृति की यहाँ पे आपको कल्पना करनी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। अब ये क्या कर रहा है, इतने की लंबाई हम मान लेंगे L, मतलब जितने में हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उतने की लंबाई आपको स्मॉल l मान लेनी है। अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेंगे, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु हमारा मान लेंगे, किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस प्रकार से आप फिगर को ध्यान से समझते चले। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेशन फिगर पर ही डिपेंड है, पूरा डेरिवेशन फिगर पर ही डिपेंड है, इसलिए फिगर को आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे एक विशेष बात है कि यहाँ पर जो आकृति है वो आखिर बेलनाकार ही क्यों बनी, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय जो होती है वो एक बंद सतह के लिए ही लागू होती है। हमने पीछे आपको बताया था कि गॉस की प्रमेय बंद सतह के लिए ही लागू होती है, खुले सतह के लिए लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर एक दूसरी बात है कि ये आकृति जो बनी है वो बेलनाकार ही क्यों बनी है। तो आयताकार भी बन सकती थी, घनाभाकार भी बन सकती थी, गोलाकार भी बन सकती थी, आखिर वृत्ताकार ही क्यों बनी है, सॉरी यहाँ पे बेलनाकार ही क्यों बनी है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आकृति बनी है एक्चुअली ये होमोजीनियस बॉडी है,
मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या है, इसको हम जहाँ से भी काटेंगे, इसको आप चाहे जहाँ से काटेंगे सभी पार्ट क्या निकलेंगे, एकदम बराबर निकलेंगे। बेलनाकार पार्ट ले लीजिए, उसको आप चाहे जहाँ से काटेंगे उस सभी पार्ट क्या होंगे, बराबर निकलेंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम एक बेलनाकार आकृति की कल्पना करते हैं। अब यहाँ पर मान लेंगे कि जो इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल है इतना, उसको हम S1 सपोज करेंगे, नीचे वाले को हम S2 मान लिए, जो बीच का हमारा है उसको हम क्या करेंगे, S3 मान लेंगे। इस प्रकार से आकृति बनकर हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। फिगर को बहुत अच्छे से आप समझिए और महसूस कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहले हम S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम S2 फिर S3, इस प्रकार से हम तीनों का एक एक बार करके फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अभी हमने आपको वर्किंग स्टेप बताया था। वर्किंग स्टेप में हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हम आवेश की गणना करते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे आवेश निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा आवेश, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, आवेश होगा। तो यहाँ आवेश को हम Q से लिखेंगे, Q आवेश बराबर हमने आपको बताया था कि आवेश घनत्व, तो यहाँ पर आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है, तो यहाँ पे लैम्डा कर देंगे, गुणे लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन, हमने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है, L है, तो यहाँ पे लंबाई क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, समतल पृष्ठ S1 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। ये हमारा दूसरा हो जाएगा वर्ग। समतल पृष्ठ S1 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था सेकेंड स्टेप में, क्या होता है, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई 1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि पहला पृष्ठ है तो 1 मान लेते हैं। फाई ई बराबर ई, अब यहाँ पे ध्यान देना, डी एस का मतलब छोटा सा भाग, तो यहाँ से छोटे से भाग को हमने क्या माना है, S1 माना है, तो ई S1 कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो थीटा हमारा होगा वो क्या होगा, तो देखिए ये हमारा क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत है। देखिए इस प्रकार से, जैसे मेरे पास इस मार्कर को हम एक चालक तार मान लें, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई, जो कि इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं cos 90 क्या होता है, शून्य होता है, और शून्य को पूरे से गुणा करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पूरा हमारा शून्य आ जाएगा, ठीक। ये आप ध्यान रखना, cos 90 का मान 0 होता है। फिर कोणमितीय अध्याय से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ से आप अगर नहीं पढ़ा है तो लर्न कर लीजिए। cos 90 का मान 0 होता है, और सभी गुणात्मक रूप में है, तो पूरा 0 से गुणा करने पे 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, S2 पृष्ठ से निकालेंगे, तो लिखेंगे समतल पृष्ठ S2 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए आप। तो यहाँ पे जाएगा फाई E2 इक्वल टू E, अब यहाँ पे हो जाएगा S2, यहाँ का हम निकाल रहे हैं, और ये भी क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये भी क्या है, इसके लंबवत है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा 90, तो cos 90 का मान 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम S3 निकालेंगे, तो लिखेंगे समतल पृष्ठ S3 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो इसको हम फाई E3 मानेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा E S3 cos। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इस पृष्ठ के समांतर है, इस पृष्ठ के क्या है, समांतर है, तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos 0 का मान 1 पुट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एक विशेष बात ध्यान रखना, S क्या है, S3 ये एक बेलनाकार है, यानी यहाँ पे जो आकृति है वो कैसी है, बेलनाकार है। तो आप जानते हैं बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो 2πRL होता है, तो यहाँ पे S3 के स्थान पे हम 2πRL रख देंगे, और cos 0 का मान 1 होता है, E यहाँ पे हो जाएगा 2πRL। इस प्रकार से फाई E3 का मान हम निकालेंगे। अब यहाँ पे हम कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे, तो
तो लिखेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या। यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकाले गए तो इसको हम फाई ई से मान लेंगे। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री। अब यहाँ पे तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पे देखिए पुट कर देते हैं, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0, यानी ये 0 0 और यहाँ पे हमने निकाला है ये आपका आएगा ई 2 पाई आर एल, ई 2 पाई आर एल। इस प्रकार से यहाँ पे निकाल लेंगे और सभी को इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे, ई यानी फाई ई बराबर आएगा ई 2 पाई आर एल। ये हमारा हो गया कुल फ्लक्सों की संख्या। अब तीसरा स्टेप हमने आपको क्या बताया था वर्किंग स्टेप में, गॉस की प्रमेय में इसको रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हो जाएगा फाई ई, तो टोटल मान हमने क्या निकाला है ई 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू। क्यू का मान देखिए समीकरण नंबर 1 से, डेल्टा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम ई का मान निकालें तो ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन, यहाँ तो एल से एल आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी लैम्डा है ना, लैम्डा अपॉन हो जाएगा 2 पाई आर ये और एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो क्यू का मान है वो लैम्डा एल है, तो यहाँ पे हम लैम्डा एल रखेंगे। यहाँ एल से एल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे लैम्डा। अब यहाँ पे बचेगा ई, तो हमने रोका है तो 2 पाई आर नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलकर आपके सामने आएगा। तो हमने आपको बताया था कि किसी बंद पृष्ठ पर हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहते थे उसका ये व्यंजक आपके सामने आ चुका है। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने आपको वर्किंग स्टेप बताया उसी हिसाब से हमने इस पर वर्क किया, आपने देखा कितना आसान बन गया। तो आप इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट में हम इसका दूसरा अनुप्रयोग लेकर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको बिल्कुल ऐसे ही स्टेप से हम सरल कराएंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तब तक आप इतने को तैयार कीजिए और पीछे वाली वीडियो यदि आप नहीं देखें तो तैयार करते रहें, एक बार रिवाइज करते रहें कि आप भूलें ना, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।